नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर, और उसमें था पुर्तगाली कंपनी के बारे में, किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के आगमन हुआ, किस प्रकार कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के पतन के बाद जो है यूरोप के कंट्री, खासकर पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू दियाज, उसके बाद वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसके बारे में कल हमने बात किया था। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कल जो हम बताए थे कि PDEDFS, इसका मतलब कि सबसे पहले जो है पी का मतलब पुर्तगाल का कंपनी आया था भारत। पुर्तगाल सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। उसके बाद डी से हो गया डच। डी से क्या हो गया? डच। यानी कि पुर्तगालियों के बाद जो भारत आया है वो डच है। उसके बाद आया है इंग्लैंड। उसके बाद कौन आया? इंग्लैंड। हालांकि अगर कंपनी की बात किया जाए, अगर फैक्ट्री की बात किया जाए, तो सबसे पहले पुर्तगाल का कंपनी जो है यहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद इंग्लैंड का कंपनी जो है अपना फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद डच किया था। लेकिन अगर आने का क्रम बताया जाए तो पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच, फिर इंग्लैंड, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस और फिर स्वीडिश आए थे। तो इसमें हम कल चर्चा कर रहे थे पुर्तगाल के बारे में। देखिए, पुर्तगाल का जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि पुर्तगाल का जो गवर्नर था वो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कौन सा नीति था? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। उसके बाद कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो देखिएगा, उसमें कुछ बात पुर्तगाल से संबंधित कुछ बात छूटा था। इसमें एक बात था कि पुर्तगाली अपने आप को अरब सागर का स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? अपने आप को अरब सागर का स्वामी, कहीं सागर का स्वामी कहते थे। इसलिए पुर्तगालियों ने एक प्रथा चलाया था, इसका नाम है कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था। क्या नाम है? कार्टेज आर्मिडा काफिला। कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था चलाया था, जिसके तहत अगर कोई भी कंपनी अपना जहाज जो है हिंद महासागर से पार करेगा तो उसको जो है पुर्तगाली कंपनी से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ता था। यहां तक कि अकबर, जिस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, तो अकबर को भी अपने जहाज पर कार्टेज लगाना होता था। अकबर को भी अपने जहाज पर कार्टेज लगाना होता था। तो इस प्रकार इसने चलाया था कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था, और ये अपने आप को कहा करते थे अरब सागर का स्वामी कहा करते थे। उसके और ध्यान दे तो पुर्तगालियों ने ही जो है हमारे देश में आलू लाया, अनानस, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सब देन पुर्तगालियों का है। क्या क्या? आलू, अनानस, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, संतरा, ये सब देन पुर्तगालियों का ही है। और पुर्तगालियों ने ही भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित किया था। 1556 में पुर्तगालियों ने ही भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो ये कुछ बातें जो कल नहीं बता पाए थे, एक कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था, और दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना पुर्तगाल द्वारा किया गया। कहां किया गया? कब किया गया? 1556 में। 1556 में
पुर्तगालियों द्वारा ही जो है भारत में पहला बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया? 1556 में, 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। देखिए, पुर्तगाली ही है जो भारत को जापान से व्यापार करने के लिए प्रेरित किए। तो अगर पूछा जाए कि भारत को जापान से व्यापार करने की प्रेरणा किससे मिली? पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। क्या भारत को जापान से व्यापार करने की प्रेरणा किस द्वारा मिली? पुर्तगालियों द्वारा मिली। यही पुर्तगाली जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1961 में इंडिया छोड़कर गए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में इंडिया छोड़कर गए। तो आज हम बात करेंगे इसमें डच के बारे में। किसका बात करेंगे? डच के बारे में। जो दोनों वर्ड थे डच, देखिएगा डच। यहां पर जो आप देख रहे थे PDEDFS, इसमें पुर्तगाल से तो कोई युद्ध नहीं किया। इसमें अंततः इंग्लैंड ही भारत पे बहुत दिनों तक राज किया और इंग्लैंड को पुर्तगाल से युद्ध करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पता है आप लोग को कि पुर्तगाल क्या किया था कि अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है जेम्स से करवाया था। इंग्लैंड के राजकुमार से विवाह करवा दिया था और दहेज में क्या मिला था? बंबई दिया था दहेज में। दहेज में क्या दिया था? बंबई। लेकिन डच के साथ जो है इंग्लैंड ने युद्ध किया, बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। तो बेदरा के युद्ध में डच को हराया। उसके बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ युद्ध किया था, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का। किससे किया? फ्रांस से। फ्रांस से कौन सा युद्ध किया? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध किससे किया? फ्रांस से। फ्रांस से कौन सा युद्ध किया? वांडीवास का युद्ध। और बेदरा किससे किया? बेदरा का युद्ध किससे किया? डच से। इंग्लैंड ने बेदरा का युद्ध किससे किया? डच लोग से। इंग्लैंड ने वांडीवास का युद्ध किससे किया? फ्रांस से। वांडीवास किससे किया? फ्रांस से। फ्रांस से कौन युद्ध किया? वांडीवास का युद्ध किया। तो उसी डच के बारे में आज पढ़ते हैं। ये डच के बारे में देखिए, डच जो है ये हॉलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी हैं? डच जो है हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। हॉलैंड को क्या कहते हैं वर्तमान में? नीदरलैंड कहते हैं। डच कहां के निवासी हैं? हॉलैंड के। हॉलैंड को क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। और पुर्तगालियों के बाद अगर कोई भारत आया तो कौन आया? हॉलैंड निवासी, यानी कि नीदरलैंड के निवासी, यानी जिसको डच कहते हैं। तो डच लोग जो है पुर्तगालियों के बाद आया और 1595-96 की बात है। 1595-96 में जो है हॉटमैन, 1595-96 हॉटमैन, जिसका नाम था कार्नेलियस हॉटमैन। क्या नाम था? कार्नेलियस। कार्नेलियस 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 बोलिए। कार्नेलियस कार्नेलियस हॉटमैन। कार्नेलियस हॉटमैन। कार्नेलियस हॉटमैन जो है उसका प्रधान था, प्रमुख था। पहला बार जो डच लोग भारत आए, जिसका प्रमुख कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। कौन? कार्नेलियस हॉटमैन। डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड के। हॉलैंड क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। कब आए? 1595-96 में भारत आए। किसके नेतृत्व में आए? कार्नेलियस हॉटमैन के। किसके नेतृत्व में आए? कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में आए। इस कंपनी को जो है हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए मिला, फरमान जारी किया गया। 21 वर्ष के लिए परमिट मिला। डच कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने के लिए और उस पर आक्रमण करने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए और उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए अधिकार दिया गया। यानी कि 21 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया था। किसको? डच कंपनी को। हॉलैंड सरकार द्वारा डच कंपनी को दिया गया 21 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया।
कौन कौन सा अधिकार दिया गया? उसको अधिकार था व्यापार करने का अधिकार, आक्रमण करने का अधिकार, उनके क्षेत्रों पर अधिकार करने का अधिकार दिया गया और उनके साथ व्यापक रूप से व्यापार करने का अधिकार जो है डच कंपनी को दिया गया 21 वर्षों के लिए हॉलैंड सरकार द्वारा, यानी कि नीदरलैंड के सरकार द्वारा दिया गया था। 1602 की बात है, 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया गया। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया गया जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच जो कंपनी था वो बहुत सारे कई कंपनियों को मिलाकर 1602 में नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड उसका नाम रखा गया। और इस प्रकार जो है इसके देखरेख के लिए, इस कंपनी को देखरेख के लिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को देखरेख के लिए जो है स्थापना कब किया गया? 1602 में। और इस कंपनी को देखरेख करने के लिए 19 व्यक्तियों को, इस कंपनी के देखरेख करने के लिए कितना व्यक्ति को? 19 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इस कंपनी को देखरेख करने के लिए 19 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। देखिए, तो यहां पे डच की बात कर रहे थे, कितने व्यक्तियों नियुक्त किया गया था? 19 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की देखरेख करने के लिए। और 1605 में क्या है? 1605 में डच नौसेना, डच का नौसेना यानी कि डच का जो है नेवी फोर्स, डच का नेवी फोर्स 1605 में वादेर हेग के नेतृत्व में, वादेर हेग के नेतृत्व में 1605 में डच नौसेना वादेर हेग के नेतृत्व में जो है क्या किया? पुर्तगालियों से अम्बयोना छीन लिया। क्या छीन लिया? अम्बयोना। पहला झगड़ा हुआ अम्बयोना छीन लिया। अम्बयोना जगह था जिसको 1605 में वादेर हेग के नेतृत्व में डच की सेना, कौन सेना? डच का नौसेना ने वादेर हेग के, किसके नेतृत्व में? वादेर हेग, बोलिए, वादेर हेग के नेतृत्व में डच नौसेना ने पुर्तगालियों से अम्बोयना जो है छीन लिया। कौन छीन लिया? डच किसे छीना? पुर्तगालियों से। क्या छीना? अम्बोयना। कब छीना? 1605 में। किसके नेतृत्व में? वादेर हेग के, बोलिएगा साथ में, वादेर हेग के नेतृत्व में 1605 में, वादेर हेग के नेतृत्व में 1605 में डच नौसेना ने पुर्तगालियों से अम्बोयना छीन लिया। कौन छीन लिया? अम्बोयना छीन लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा मसाला द्वीप पर, इंडोनेशिया को बोलते थे मसाला द्वीप, स्पाइसी आइलैंड, तो इंडोनेशिया का मसाला द्वीप जो है पूरे अपने अधिकार में कर लिया। कौन लोग अधिकार में कर लिया? डच लोग। तो धीरे धीरे करके डच लोग जो है मसाला द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिएगा डच में और बात, 1610 की घटना। कब का? 1610 में। 1610 में डच क्या करता है कि चंद्रगिरी, 1610 में 1610 में चंद्रगिरी, 1610 में डच लोग क्या करता है कि चंद्रगिरी के राजा है और चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुल्लीकट में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। कहां करता है? पुल्लीकट में। पुल्लीकट क्या? पुल्लीकट क्या बोले? पुल्लीकट। कब? 1610 में। कहां का राजा से? चंद्रगिरी के राजा से। 1610 में डच लोग ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुल्लीकट में एक अन्न फैक्ट्री स्थापित किया। पुल्लीकट में एक अन्न फैक्ट्री स्थापित किया तथा पुल्लीकट को अपना मुख्यालय बनाया। पुल्लीकट को अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। और यहीं पर जो है, यहीं पर डच लोग जो है एक स्वर्ण सिक्का डाला था, कहना है पैगोडा। क्या है? पैगोडा।
पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का कहां डाला? पुल्लीकट में ही डाला था। डच लोगों ने पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का कहां डाला था? कहां? पुल्लीकट में। डच लोगों ने पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का कहां डाला था? पुल्लीकट में। पुल्लीकट में डच लोगों ने स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढाला था। उन्होंने जकार्ता को जीतकर, जकार्ता जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता को जीतकर 1619 में जकार्ता को जीतकर जो है उसके खंडहरों पर बटेविया नामक नगर से, क्या बसाया? बटेविया नामक नगर, बटेविया नामक नगर बसाया। क्या किया? डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर, डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर उसके खंडहरों पर, जकार्ता को जीतकर उसके खंडहरों पर बटेविया नामक नगर बसाया, बटेविया नामक नगर बसाया। डचों ने फिर क्या किया कि 1616 में क्या किया था? डचों ने 1616 में सूरत एवं 1641 में बिमलीपत्तनम में फैक्ट्री स्थापित किया था। 1616 में कहा? 1616 में सूरत और 1641 में बिमलीपत्तनम में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। क्या का देखिएगा? 1610 में पुल्लीकट में स्थापित किया। उसके बाद 1619 में बात किए जकार्ता को जीत गया था, और जकार्ता को जीत क्या था? बटेविया नगर बसाया था। 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया। 1641 में बिमलीपत्तनम में फैक्ट्री स्थापित किया, और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में किया गया। कहां किया गया? पिपली में किया गया 1627 में। 1627 में डच लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री बंगाल में स्थापित किया, और कहां किया? पिपली नामक जगह पर स्थापित किया। कहां किया? पिपली नामक जगह पर। पूछा जाएगा कि डच लोगों ने बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1627 में। कहां किया? पिपली में। कहां किया? पिपली में। बंगाल के कौन सी जगह पर किया? पिपली में। ध्यान दीजिएगा, 1610 पुल्लीकट, 1610 पुल्लीकट, 1610 पुल्लीकट में, पुल्लीकट में ही एक सिक्का था स्वर्ण सिक्का पैगोडा। 1619 में कहा? जकार्ता पर अधिकार किया, और वहां बटेविया नामक नगर बसाया। 1616 सूरत, 1616 सूरत, 1641 में कहा? बिमलीपत्तनम। 1627 में बंगाल में पहला डच कंपनी खोला गया, डच फैक्ट्री खोला गया। कहां? पिपली में। कहां खोला गया? पिपली में खोला गया था। उसके बाद देखिएगा 1658 की घटना। 1658 में डच ने कासिम बाजार, 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कहां कहां? कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम। फिर से बोलिएगा, कहां कहां? कासिम बाजार, बालासोर, कासिम बाजार, बालासोर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम। बालासोर, कासिम बाजार, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ध्यान दीजिएगा, 1664 में औरंगजेब के समय में, मुगल बादशाह उसमें कौन था? औरंगजेब था। 1664 में औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ कि औरंगजेब का किया ना कि डच लोग को 3.5% वार्षिक चुंगी पर, औरंगजेब का किया कि 1664 में डच लोग को 3.5% वार्षिक चुंगी पर, लोग ही ना बोल रहे हैं, चुंगी पर 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। सबसे बढ़िया बात देखिएगा, 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर डच लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कब दिया? 1664 में। 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने डच लोगों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर व्यापार करने का अधिकार कहां कहां दिया?
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। उसके बाद 1690 में पुल्लिकट, 1690 में पुल्लिकट, 1690 में पुल्लिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। नागपट्टनम को ध्यान दीजिएगा, नागपट्टनम फैक्ट्री कब खोला गया था? 1658 में। कहां? नागपट्टनम में खोला गया था, कासिम बाजार में खोला गया था, बालासोर में खोला गया था और पटना में। कहां? कासिम बाजार में। कासिम बाजार, नागपट्टनम, पटना, बालासोर में खोला गया था। वही बात कर रहे हैं कि 1690 में क्या किया गया कि पुल्लिकट जो मुख्यालय बनाया गया था ना, तो पुल्लिकट से मुख्यालय जो है डच गवर्नर के लिए बना दिया गया। कहां बना दिया गया? नागपट्टनम में उसका मुख्यालय बना दिया गया। और मालाबार के तटवर्ती प्रदेश, मालाबार जो है ना भारत का, मालाबार का तटवर्ती प्रदेश, मालाबार का तटवर्ती प्रदेश में जो है कोचीन, कन्नौर और वेनगुर्ला का नाम है वेनगुर्ला। कहां बोले? मालाबार के तटवर्ती क्षेत्र में कोचीन, कन्नौर और वेनगुर्ला डच का व्यापारिक केंद्र बन गया। मालाबार का तटीय क्षेत्र में वेनगुर्ला, कोचीन और ये सब क्षेत्र जो है ये डचों का व्यापारिक केंद्र बन गया। और डच लोग जो है ना वो मसाला के स्थान पर भारत में कपड़ा के निर्यात पर जो है अधिक महत्व दिए। क्योंकि देखिए डच लोग को मसाला तो मिल रहा था कहां से? मसाला द्वीप से। मसाला द्वीप, स्पाइसी आइलैंड किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को। तो डच लोग ज्यादा ध्यान मसाला के लिए कहां दे रहा था? इंडोनेशिया के ऊपर। भारत में डच लोग का व्यापार का मुख्य जो है स्रोत क्या था? वो था वस्त्र का, वस्त्र उद्योग पर, भारतीय कपड़ों के निर्यात पर जो है डच कंपनी जो यहाँ पर ध्यान दिया। और डच कंपनी ने कासिम बाजार में, वही कासिम बाजार जिसको 1658 वहां पे फैक्ट्री खोला था, तो डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया। कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया था। और भारतीय वस्त्रों को निर्यातित वस्तु यानी कि भारतीय वस्त्र को भी निर्यात किया गया। इसका श्रेय भी जाता है आपको डच लोग का। डच लोग ही थे जो कि भारतीय वस्त्रों का निर्यात किए, यानी कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने का श्रेय किसको जाता है? डच लोग जाता है। और डच फैक्ट्रियों का प्रमुख जिन्हें फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अब देखिएगा 1759 की घटना, 1759 में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। कौन युद्ध? वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच। 1759 में अंग्रेजों के साथ वेदरा के युद्ध हुआ और उसमें डच हार गए, डच पराजित हुए और इस पराजय से भारत से उनकी शक्ति जो है समाप्त हो गई। डच की शक्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। और डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। और इस प्रकार वेदरा के युद्ध के बाद जो है डच यहां से चले गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग बात की आज डच के बारे में। कल हम लोग बात किए थे किसके बारे में? पुर्तगाल के बारे में। तो आज देखिए पुर्तगाल फिर डच। ध्यान दीजिएगा पहले पुर्तगाल आया फिर डच। डच कहां के निवासी है? हॉलैंड के निवासी है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद फ्रांस, फिर लास्ट में स्वीडिश कंपनी आया। यहां पर हम बात बताए कि अंततः अंग्रेज लोग ही यहां पर राज किया
और अंग्रेज लोग पहले जो है देखिए यहाँ पर डच को 1759 में बेदरा के युद्ध में हरा दिया और वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का काम तमाम किया था। उसके बाद 1757 1764 दो युद्ध किया अंग्रेज लोग भारतीयों से। पहला हुआ प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध में भारत का भी काम तमाम कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेज लोग जो है भारत में ढंग से रहना शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर हम बात करेंगे इंग्लैंड के ऊपर और ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।